नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया उपन्यास का नाम है गोली और जहर, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने, और जिसके मेन कैरेक्टर में है हर दिल अजीज सुनील द जर्नलिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का उपन्यास है तो थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ होगा। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें और तैयार हो जाइए सुनने के लिए ये थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर उपन्यास, जिसका नाम है गोली और जहर। चैप्टर 1। सुनील ने पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। प्रभुदयाल ऑफिस में अकेला था। वो अपनी मेज के पीछे बैठा था और उसके चेहरे पर उस घड़ी गंभीरता और किसी हद तक असहिष्णुता के भाव थे। बंदा हाजिर है, सुनील जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। तुमने पुकारा और हम चले आए के अंदाज से। प्रभुदयाल पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई न दी। अब क्या खता हो गई माई बाप, सुनील बोला। बैठो, प्रभुदयाल बोला। शुक्रिया, सुनील बोला और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। कौन मर गया? किसने कहा कि कोई मर गया है? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। कहा तो किसी ने नहीं माई बाप, लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब भी खाकसार को यूं आनन फानन आपके हुजूर में तलब किया गया है, तब तक कोई ना कोई ऐसा शख्स अपने बनाने वाले के रूबरू होने के लिए इस फानी दुनिया से बस रुखसत हुआ ही होता है, जिसके सुनील भाई मुल्तानी से कोई खास ताल्लुकात समझे जाते थे। गौर कीजिएगा, कृपा निधान, सिर्फ समझे ही जाते थे, होते नहीं थे। बक चुके, प्रभुदयाल सख्ती से बोला। सुनील तनिक हड़बड़ाया और फिर बोला, फिलहाल ज्योत्सना को कैसे जानते हो? ज्योत्सना जोशी, कैसे जानते हो उसे? सुनील सोचने लगा। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। सवाल तो आसान है, सुनील लापरवाही से बोला। जवाब भी आसान है, लेकिन सवाल क्यों पूछा जा रहा है इसकी वजह समझ पाना जरा मुश्किल है। क्या चाहते हो? अपने सीधे सवाल का सीधा जवाब हासिल करने के लिए तुम्हें गर्दन से पकड़कर हिलाऊं या उठाकर पटक दूं? वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। क्या? चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन की दोस्त, हमजोली। इस झूठ में दो नुक्स है। एक तो मुझे जाती तौर से मालूम है कि तुम्हारा बचपन इस शहर में नहीं गुजरा। तुम्हारे कदम ब्लास्ट की नौकरी के चक्कर में तुम्हारी नौजवानी में यहाँ पड़े थे, जबकि ज्योत्सना जोशी का कहना है कि वो पैदा ही इसी शहर में हुई थी। दूसरे, वो तुम्हारी हमजोली नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुमसे कम से कम 7-8 साल छोटी है। फिर तो कोई और ज्योत्सना जोशी। अगर जुबान को महज धार देने के लिए, अपनी एक वाहियात आदत बनाए रखने के लिए बकवास कर रहे हो तो बस करो। कोई और मंशा है तो भले ही जारी रखो। माजरा क्या है जनाब? सुनील संजीदा हुआ। उसकी बाबत यूं सवाल क्यों? वो गिरफ्तार है। जी? चोरी के जुर्म में। उस वक्त पिछली शाम किसी के घर में घुसकर 4 लाख रुपए की जेवरात चुराने का इल्जाम है। लेकिन मेरा चोरी से या चोर से क्या वास्ता? चोर यहाँ लॉकअप में बंद है और उसने तुमसे मुलाकात की खास फरमाइश की है, इसलिए तुम्हें यहाँ तलब किया गया है। ओह, अब बोलो, कैसे जानते हो ज्योत्सना जोशी को? कोई खास जानकारी नहीं माई बाप। कोई 2 साल पहले वो ब्लास्ट में स्टेनो भर्ती हुई थी, लेकिन जल्दी ही, शायद 2 महीने में ही नौकरी छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्या पता, कोई बेहतर नौकरी मिल गई होगी या कोई और वजह होगी, मालूम नहीं कुछ। लेकिन 2 महीने के मुख्तसर से वक्फे में ही तुम्हारी उससे इतनी घनिष्ठता हो गई कि अपनी दुश्वारी की घड़ी में उसने तुम्हें याद किया, कुल जहान को छोड़कर। ऐसी कोई बात नहीं बंदा नवाज, फिर भी उसने खास मुझे ही क्यों याद किया, ये तो वही बेहतर बता सकेगी। तुम्हें कोई वजह नहीं मालूम? नहीं, ऑनेस्ट। प्रभुदयाल बोला। फिर उसने आवाज देकर एक हवलदार को तलब किया और बोला, ज्योत्सना जोशी को लॉकअप से निकाल कर लाओ और उसे बगल के कमरे में बिठाओ। जब वो वहां पहुंच जाए तो खबर करना। हवलदार ने सहमति में सिर हिलाया और सैल्यूट मारकर वहां से रुखसत हो गया। जान में जान आ गई, सुनील गहरी सांस लेता हुआ बोला। क्या मतलब? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। ये जानकर कि किसी कत्ल के सिलसिले में मैं यहां तलब नहीं किया गया, कोई कत्ल नहीं हुआ। अभी तो बस आए ही हो, उम्मीद कायम रखो, हो जाएगा। हमेशा होता है। क्या हमेशा होता है? जहां पहुंचते हो वहीं कत्ल हो जाता है। ये सरासर बेजा इल्जाम है मुझ पर। हकीकत इससे उलट है। हकीकत यह है कि जहां कत्ल होता है वहां मैं पहुंचता हूं, क्योंकि ये मेरा पेशा है, मेरा कारोबार है। अपने अखबार की नौकरी पूरी मुस्तैदी से बजाना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है।
कत्ल अपनी अध्यक्षता में, अपनी देखरेख में नहीं करवाते हो? नहीं। फिर भी राजनगर में होने वाली 3/4 कत्ल की वारदातों की खबर पुलिस को तुम्हारे से हासिल होती है। इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात है? प्रभुदयाल भुनभुनाया। सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही होते हैं? सारे कहाँ, 3/4। अभी आपने खुद ही तो इत्तेफाकों की ये हद मुकर्रर की थी। प्रभुदयाल खामोश रहा। घर आए मेहमान को कोई चाय कॉफी पिलाने की नीयत तो लगती नहीं हुजूर की। ये घर नहीं है, तुम मेहमान नहीं हो। इजाजत हो तो अपना ही माल खींच लो। क्या मतलब? सुनील ने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसे प्रभुदयाल के सामने किया। ठीक है, प्रभुदयाल तिक्त भाव से बोला। सुनील ने अपने विशिष्ट अंदाज से पैकेट को यूं झटका कि एक सिगरेट आधा बाहर निकल आया। एक आप भी लीजिए, वो पैकेट प्रभुदयाल की ओर बढ़ाता हुआ बोला। प्रभुदयाल ने घूरकर उसे देखा। सॉरी, सुनील बोला और उसने सिगरेट सुलगा लिया। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बड़ी संजीदगी से बोला। किस्सा क्या है माई बाप? अपने दोस्त को नहीं तो इस बेचारे प्रेस रिपोर्टर को ही कुछ बताओ ताकि उसकी रोजी रोटी चले। किस्सा कोई खास नहीं। इस बार प्रभुदयाल भी बदले स्वर में बोला। चोरी की मामूली वारदात है, लेकिन हैरानी यह है कि यह वारदात एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की ने की। क्या किया उसने? पिछली शाम चोरों की तरह मुगलबाग में स्थित नरोत्तम ठाकुर नाम के एक गणमान्य व्यक्ति की कोठी में घुसी और वहां स्टडी की एक टेबल के दराज में मौजूद जेवरों के डिब्बे में से जेवर निकालकर अपने हैंडबैग में भरने लगी। लेकिन तभी किसी को उसकी वहां मौजूदगी की आहट मिल गई। नतीजतन वो आनन फानन स्टडी की एक खिड़की फांद कर वहां से भाग निकली। घर के नौकरों ने, घर में मौजूद और लोगों ने और खुद नरोत्तम ठाकुर ने उसे वहां से यूं भागते देखा। सिर्फ देखा? सुनील हैरानी से बोला। पकड़ने की कोशिश नहीं की? ऐसी कोशिश वहां मौजूद लोग करना चाहते थे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने उन्हें वैसा करने से रोका था। क्यों भला? उसका कहना था कि चोर हथियारबंद हो सकता था और उसको पकड़ने की नीयत से उसके पीछे भागने वाला अपनी जान से हाथ धो सकता था। ओह, लेकिन चोर को पहचाना सब लोगों ने? ना, किसी ने भी नहीं पहचाना। पिछली शाम को तो किसी को यह तक खबर नहीं लगी थी कि चोर कोई मर्द था या औरत। वो काली पतलून और जैकेट पहने था और अपने सिर को भी उसने एक काली टोपी से ढका हुआ था, ऐसा चश्मदीद गवाहों का कहना था। यानी कि किसी ने चोर की सूरत नहीं देखी? नहीं, जिस किसी ने भी उसे देखा था उसे उसकी पीठ दिखाई दी थी, पहले खिड़की फांदते वक्त और फिर बाहर कंपाउंड से भागते वक्त। फिर यह कैसे स्थापित हुआ कि चोर ज्योत्सना थी? उसकी लापरवाही से, उसकी नातजुर्बेकारी से स्थापित हुआ। वो तो जैसे पीछे लिखकर छोड़ गई कि चोर वो थी। मतलब? उसका ड्राइविंग लाइसेंस मौका वारदात से बरामद हुआ था। जाहिर है कि जब वो अपने हैंडबैग में जेवरात भर रही थी तभी हड़बड़ी में उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसके हैंडबैग से बाहर गिर गया था और उसे इस बात की खबर ही नहीं हुई थी। ओह, यानी कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस से उसे फंसाया। हाँ, जिस पर कि उसकी तस्वीर भी थी और उसका नाम पता भी था। वो खुद क्या कहती है? वही जो हर मुलजिम कहता है। कहती है उसने चोरी नहीं की। कहती है वो तो पिछली रात नरोत्तम ठाकुर की कोठी के करीब भी नहीं फटकी थी। उसने तो मुगलबाग के इलाके में कदम भी नहीं रखा था। मौका वारदात से बरामद अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। हैरानी जाहिर करती है। पहले तो यही मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ था। मानी तो बोली करिश्मा हो गया था। वो तो यहाँ तक कहती थी कि ये ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र आने से पहले तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो उसके हैंडबैग में नहीं था। जेवर बरामद हुए उसके पास से? नहीं, वो धर्मपुरे में स्थित वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में रहती है। आज सुबह पुलिस ने वहां जाकर उसे सोते से जगाया था। कमरे की बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई थी, लेकिन वहां से जेवर बरामद नहीं हुए थे। आई सी, अब आगे क्या होगा? जैसे तुम्हें मालूम नहीं, अभी नरोत्तम ठाकुर यहाँ पहुंचने वाला है। वो चोर के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो चोर को बुक करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जमानत हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन उसने 4 लाख के जेवर चुराए हैं, इसलिए जमानत की रकम कम से कम 4 लाख रुपए तो होगी। अगर वो इतनी बड़ी रकम की जमानत का इंतजाम कर सकती है तो। प्रभुदयाल ठिठका। उसने गौर से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बड़ी होगी ये रकम? क्यों जनाब, मुझे अंबानी ने गोद ले लिया है? भाई, वो मुसीबत ज़दा हसीना है, तुम्हारी हमजोली है, कुलीग तक रह चुकी है। कुछ तो तुम करोगे ही इस बाबत, खास तौर से तब जबकि मुमकिन है कि उसने तुम्हें बुलाया ही इस मनसा से हो। तुम एक मुसीबत ज़दा हसीना को यूं नाउम्मीद होने थोड़ी दोगे। क्या करूंगा मैं? एक चोर के लिए खुद चोर बन जाऊंगा ताकि मैं उसकी 4 लाख रुपए की जमानत दे सकूं। क्या हर्ज है? हर्ज यही है जैसे वो पकड़ी गई वैसे मैं भी पकड़ा जाऊंगा।
नहीं, तुम नहीं पकड़े जाओगे। तुम मुझसे कहीं ज्यादा पहुंचे हुए मानते हो। तुम मौका वारदात पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ आने जैसी हिमाकत नहीं कर सकते। घिस रहे हो इंस्पेक्टर साहब। तभी हवलदार वापस लौटा। उत्तर देने को तत्पर प्रभुदयाल ने उसकी तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाया और फिर सुनील से बोला, जाओ। सुनील उठ खड़ा हुआ। एक बात ध्यान में रखना, प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। बगल के कमरे की एक खास खूबी से तुम नावाकिफ नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही हालात में तुम वहां पहले भी बैठाए जा चुके हो। यानी कि जो माइक्रोफोन वहां छुपा कर लगाया हुआ है वो अभी भी वहां मौजूद है। हाँ, और बराबर काम भी करता है। वहां की हर आवाज मुझे यहां बैठे सुनाई देगी। तुमने लड़की से अगर फुसफुसाकर या इशारों में बातचीत करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम दोनों को यहां अपने सामने बिठाकर बातचीत का मौका दूंगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है आपकी। क्यों भला? वो लड़की मुल्जिम है, वो बेगुनाह भी हो सकती है। बेगुनाह के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता रिपोर्टर साहब। लेकिन माई बाप, यूँ तो मेरी यहाँ आमद का उसे कोई फायदा पहुंचने की जगह नुकसान पहुंच सकता है। जरूरी नहीं कि उसने तुमसे निहायत खुफिया बात ही करनी हो। बात ऐसी भी हो सकती है जिसकी पुलिस को खबर लगने या न लगने से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, मसलन जमानत के इंतजाम की बात। लेकिन तुम्हारी लेकिन का भी जवाब है मेरे पास। क्या? सुनील ससंग स्वर में बोला। अभी मालूम होता है। एकाएक प्रभुदयाल का स्वर कर्कश हो उठा। हवलदार। जी जनाब। हवलदार तत्पर स्वर में बोला। साहब जा रहे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ और लड़की को वापस लॉकअप में बंद करके आओ। नहीं, सुनील तत्काल हड़बड़ा सा बोला। माई बाप, मुझे आपके किसी इंतजाम से कोई ऐतराज नहीं। प्रभुदयाल बड़े विद्रूपपूर्ण भाव से हंसा। चलो भाई, सुनील हवलदार से बोला। ज्योत्सना जोशी एक कोई 22 साल की सांवली रंगत लेकिन तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, जो कि उस घड़ी बड़ी दयनीय दिशा में पहुंची हुई थी। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर तनिक रौनक आई। सुनील, वो बोली। सोच रही थी पता नहीं तुम आओगे या नहीं। सुनील उसके सामने बैठ गया और बोला, कैसी हो? देख ही रहे हो, वो कातर भाव से बोली। इन हालात में भला कोई कैसा हो सकता है? सुनील, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूं, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। अगर ये सच है तो समझ लो कि तुम्हारी दुश्वारी वक्ती है, तुम बहुत जल्द आजाद होगी। ये सच है सुनील, दिस इज गॉड्स ट्रूथ, बिलीव मी। आई डू बिलीव यू। अब बोलो, किस्सा क्या है? वो क्या है कि जरा ठहरो, पहले एक जुदा सवाल का जवाब दो। क्या? इस घड़ी मेरी कैसे याद आई? और किसे याद करती मैं अपनी मुश्किल की इस घड़ी में? कोई सगा संबंधी मेरा है ही नहीं शहर में। एक बेचारा बाप है जो कैद की सजा काट रहा है। कोई वकील? मेरा वाकिफ नहीं, ना वाकिफ से मेरा माथा जोड़ने का हौसला नहीं हो रहा था। इन हालात में तुम ही मुश्किल कुशा दिखाई दिए मुझे। खैर, अब बोलो, क्या किस्सा है? समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरू से ही शुरू करो, वही बेहतरीन मुकाम होता है शुरुआत के लिए। वो सोचने लगी। तुम कहती हो चोरी तुमने नहीं की, मैंने कर लिया यकीन तुम्हारी बात पर। अब इस बात का खुलासा करो कि ये घिनौना इल्जाम तुम्हारे ऊपर आयद होने की नौबत क्यों कर आई? नौबत तो बदकिस्मती से ही आई, अलबत्ता इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मेरे सिगरेट पीने से तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? नहीं। सुनील ने अपने बचे हुए सिगरेट से एक नया सिगरेट सुलगाया और बोला, बोलो। सुनील, मेरे पिता विश्वनाथ जोशी ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स नामक एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म में हेड कैशियर थे। तब इस फर्म के 2 पार्टनरों में से एक पार्टनर नरोत्तम ठाकुर था। तब था, अब नहीं है? नहीं, कोई 3 साल पहले वो फर्म में से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। तब उसे दिल का भीषण दौरा पड़ा था और उसे पक्षाघात भी हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन आज भी वो बहुत ही नाजुक तंदुरुस्ती का मालिक है और उसकी एक टांग पर पक्षाघात का अभी भी असर है, जिसकी वजह से चलते फिरने के लिए उसे छड़ी के सहारे की जरूरत होती है। बिस्तर के हवाले तो वो नहीं है, लेकिन तकरीबन जिंदगी उसकी अपाइज जैसी ही गुजर रही है। आई सी। 3.5 साल पहले मेरे पिता विश्वनाथ जोशी पर फर्म के 25 लाख रुपया गबन करने का इल्जाम था, जो साबित भी हो गया था और जिसकी एवज में मेरे पिता को 7 साल कैद की सजा हुई थी। मुझे खबर है उस केस की, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि सजा पाने वाला मुजरिम विश्वनाथ जोशी तुम्हारा बाप है। लेकिन मेरे पिता निर्दोष थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन पर गबन का केस निर्विवाद रूप से साबित हुआ था, तभी तो उन्हें इतनी सख्त सजा मिली थी। मेरे पिता निर्दोष थे। ज्योत्सना एक शब्द पर जोर देती हुई बोली। गबन नरोत्तम ठाकुर ने किया था, लेकिन जब असलियत उसके दूसरे पार्टनर भूषण कंसल पर खुल गई थी तो उसने मेरे बदनसीब बाप को बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया था। तुम्हें कैसे मालूम है कि गबन नरोत्तम ठाकुर ने किया था?
तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था? नहीं। तो फिर? सुनील, मेरे पिता को जेल होने के थोड़े अरसे बाद ही नरोत्तम ठाकुर पक्षपात और दिल के दौरे का शिकार हुआ था। उस दौरान उसने एक ऐसा काम किया था जो वही शख्स कर सकता था जिसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही हो और जिसके पांव कांप रहे हो। क्या किया था उसने? सुनील उत्सुक भाव से बोला। उसने फर्म में 25 लाख रुपया अपने पल्ले से जमा कराया था। यूं वो समाज में भी भारी यश का भागी बना था, लेकिन मेरा दावा है कि वो उसका अपना पल्ला वल्ला कुछ नहीं था। वो गबन का ही रुपया था जो कि उसने अंजाम से खौफ खाकर वापस जमा कराया था। वो रकम कहने को अपने पल्ले से अदा करके उसने अपनी अंतरात्मा का बोझ उतारा था। शायद इसी वजह से भगवान ने उसकी जान बख्शी कर दी थी। नतीजतन वो आज भी जिंदा है, तंदुरुस्ती के लिहाज से झोलझाल हालत में है, लेकिन जिंदा है। गबन का रुपया तुम्हारे पिता के पास से बरामद नहीं हुआ था? कैसे होता? उन्होंने गबन किया होता तो रुपया बरामद होता ना। उस रुपए की बरामदी ना हो पाने की वजह से ही तो मजिस्ट्रेट ने उनके लिए सबसे सख्त सजा तजवीज़ की थी। उस रुपए की वजह से ही तो कम से कम नहीं तो 1 साल पुलिस इस उम्मीद में मेरी ताक में लगी रही थी कि वो रुपया ज़रूर मेरे पास था और मैंने देर सवेर उसे खर्चना शुरू करना ही था। आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बल्कि काफ़ी सारा पीछे। नरोत्तम ठाकुर की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये जो नरोत्तम ठाकुर है, ये अपने बाप प्रहलाद राय ठाकुर का गोद लिया बेटा है। प्रहलाद राय ठाकुर एक धनवान व्यक्ति था जिसकी पत्नी लज्जा रानी ठाकुर उससे भी धनवान बाप की बेटी थी, लेकिन बदकिस्मती से 15 साल औलाद न जन सकी। तब नाउम्मीद होकर उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार का बेटा गोद ले लिया था जो कि नरोत्तम ठाकुर था और जो तब 4 साल का था। यूं पराई औलाद को अपना बनाते ही कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि 16 साल की नाउम्मीदी के बाद लज्जा रानी ठाकुर की गोद हरी हो गई और वक्त आने पर उसने चंद्रिका नाम की चांसी लड़की को जन्म दिया। तब जो अपनी औलाद परवान चढ़ने लगी, ठाकुर दंपति को गोद ली औलाद में अरुचि होने लगी। इस अरुचि का क्रियात्मक रूप प्रहलाद राय ठाकुर की मौत के बाद उसकी वसीयत पढ़ी जाने पर सामने आया। वसीयत के अनुसार वो अपनी तकरीबन सारी जायदाद अपनी बेटी चंद्रिका के नाम छोड़कर गया था और सौतेली औलाद के नाम चिड़िया का चुग्गा, ताजिंदगी 5000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता। तब माँ लज्जा रानी ठाकुर जिंदा थी? तब जिंदा थी, लेकिन आज उसे मरे भी 12 साल होने को आ रहे हैं। तो फिर ये नरोत्तम ठाकुर 5000 रुपये के गुजारे भत्ते से आज की रईसी में कैसे पहुंचा? वही बताने जा रही हूँ। अपने पिता की मौत के वक्त चंद्रिका 24 साल की थी और नरोत्तम ठाकुर तब 28 साल का था। चंद्रिका का मिजाज असली रईसों जैसा था और उसे देश विदेश में घूमने फिरने का बहुत शौक था। पुरुषों की सोहबत का उसे खास चस्का था, इसलिए शादी उसने जानबूझकर नहीं की थी। पिता के मरने के बाद तो उसका घूमना फिरना और ऐश परस्ती बहुत ही बढ़ गई थी। पहले थोड़ा बहुत माँ का अंकुश था, लेकिन उसके मरते ही तो जैसे उसके पंख लग गए थे। वो तो साल में 10-10 महीने विश्व भ्रमण पर रहने लगी। पीछे उसकी जायदाद वगैरह कौन देखता था? नरोत्तम ठाकुर, जो कि कहते हैं कि बहुत ईमानदारी से इस काम को अंजाम देता था। कहते हैं? सुनील की भवें उठी। हाँ, कहते हैं, क्योंकि मुझे तो उसकी कथित ईमानदारी पर कतई कोई एतबार नहीं। वो ईमानदार होता तो वो हरकत करता जो कि उसने आगे की। क्या किया उसने? 10 साल पहले जब चंद्रिका एक लग्जरी शिप पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकली थी तो शिप के कप्तान ने सिंगापुर से खबर भिजवाई थी कि चंद्रिका बीच समुद्र में जहाज से नीचे जा गिरी थी और डूब के मर गई थी। तत्काल नरोत्तम ठाकुर सिंगापुर पहुंचा था, जहां की इस बात की तस्दीक हुई थी। नरोत्तम ठाकुर जब वापस लौटा था तो उसके पास शिप के कप्तान के हल्फिया बयान पर आधारित सिंगापुर सिविल अथॉरिटीज द्वारा इशू किया गया चंद्रिका ठाकुर का डेथ सर्टिफिकेट था। अब क्योंकि उसका इकलौता जीवित रिश्तेदार नरोत्तम ठाकुर था, इसलिए उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उसने कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और यूं जिस दौलत से वो लगभग बेदखल कर दिया गया था उसी का वो इकलौता मालिक बन बैठा। यानी कि उसकी तकदीर ने उसके साथ इंसाफ किया। तकदीर ने कुछ नहीं किया, ज्योत्सना तल्खी से बोली। जो किया उसने खुद किया। वो कहता है कि शिप के कप्तान ने उसे खबर की थी कि चंद्रिका समुद्र में डूबकर मर गई थी, लेकिन असलियत यह भी हो सकती है कि उसने सिर्फ ये खबर भिजवाई हो कि चंद्रिका शिप पर मौजूद नहीं थी। ये तुम किस आधार पर कह सकती हो? आधार अभी सामने आता है, तुम सुनो तो सही। ठीक। सुनील, अगर मैं कहूं कि आज की तारीख में भी चंद्रिका ठाकुर जिंदा है तो तुम मानोगे या नहीं कि शिप के कप्तान ने निश्चित तौर पर यह खबर नहीं भेजी हो सकती थी कि वो डूब के मरी थी? चंद्रिका जिंदा है? वो बात की बात है, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर वो जिंदा है तब तो कप्तान निर्विवाद रूप से ये नहीं कह सकता था कि वो डूब मरी थी। बिल्कुल। हुआ ये होगा कि शिप जब सिंगापुर में किनारे लगा होगा
और शिप के मुसाफिर सैर घूमने किनारे पहुंचे होंगे तो उनकी वापसी पर ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा कि ये बात किसी की तवज्जो में नहीं आई होगी कि शिप का एक मुसाफिर शॉर्ट था। शिप किनारा छोड़ चला। फिर बाद में किसी वक्त ये तथ्य उजागर हुआ कि चंद्रिका ठाकुर अपने केबिन में नहीं थी। तब शिप के कप्तान ने यह खबर भेजी होगी कि वो गायब थी। नरोत्तम ठाकुर सिंगापुर पहुंचा। वहां उसने हालात का जायजा लिया होगा। चंद्रिका की मौत की सूरत में उसे अपनी आंखों के सामने दौलत का अंबार दिखाई दिया होगा। नतीजतन किसी न किसी तरह उसने कप्तान को यह बयान देने पर राजी कर लिया होगा कि चंद्रिका रात में किसी वक्त शिप की रेलिंग से उलटकर समुद्र में जा गिरी थी और जान से हाथ धो बैठी थी। तुम्हारी राय में असल में क्या हुआ होगा? वही जो मैंने पहले ही कहा, चंद्रिका सिंगापुर में खुशकी पर ही रह गई थी। अगर ऐसा था तो उसने शिप से रेडियो संपर्क करने की कोशिश क्यों न की? वो शिप के अगले पड़ाव पर प्लेन से क्यों न पहुंच गई? वो धनाढ़ महिला थी। उसने खुशकी से शिप पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों न कर लिया? क्योंकि वो इनमें से कोई भी काम करने के लायक नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से उसका दिमागी तवाजन हिल गया था और उसे यही याद नहीं रहा था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी। सुनील के चेहरे पर अविश्वास के गहन भाव उभरे। यही हुआ था, ज्योत्सना जिद भरे स्वर में बोली। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ हो सकता। लेकिन ये बहुत बहुत दूर की कौड़ी है। कितनी भी दूर की कौड़ी हो, लेकिन हकीकत यही है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि चंद्रिका ठाकुर जिंदा है। तुम्हें यही कैसे मालूम है? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या? जिंदा, सही सलामत, चलती फिरती, सांस लेती। कब? कहाँ? परसों शाम को पागल खाने में। पागल खाने में? जहाँ मेरी एक सहेली नर्स की नौकरी करती है और जिससे मिलने के लिए मैं वहां गई थी। वहां मैंने उसे लॉन में धूप सेकती बैठी देखा था। सुनील, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब मैं 10 साल की थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे साफ पहचाना था। और तुमने उसे? सुनील अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, जबकि वो पागल खाने में बंद थी। हाँ, और उसका दिमागी तवाजन इस कदर हिल चुका था कि उसे यह भी याद नहीं था कि वो कौन थी, कहाँ मौजूद थी और कहाँ से आई थी। हाँ, फिर भी उसने तुम्हें साफ पहचाना, जबकि तुम बच्ची से युवती बन चुकी हो। ना सिर्फ पहचाना, मुझे नाम लेकर पुकारा। यकीन नहीं आता। यह हकीकत है। वो कहाँ है? पागल खाने में। पागल खाने में तो है। वो पागल खाना कहाँ है? वो खामोश रही। यानी कि बताना नहीं चाहती हो? अभी नहीं। वजह? वो नरोत्तम ठाकुर के खिलाफ मेरे पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है जो अनायास ही मेरे हाथ लग गया है। मैं नहीं चाहती कि वो पत्ता मेरे हाथ से निकल जाए। ऐसा अंदेशा तुम्हें मेरे से, उस शख्स से है मौजूदा हालात में तुम जिसकी मदद की तलबगार हो। सुनील, जिद न करो। मुझे एक बार यहाँ से निजात पा लेने दो, फिर मैं तुम्हें खुद उस पागल खाने में उसके पास ले चलूंगी। इतना तो बता दो, वो पागल खाना है कहाँ? वो परे देखने लगी। इसी शहर में है या इससे बाहर? बाहर। तुमने उससे सवाल किया था कि वो उस हाल में कैसे पहुंच गई थी? मैंने बहुत कुछ पूछा था उससे, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। तब मैंने उसे बताया था कि वो राजनगर के रईस प्रहलाद राय ठाकुर की बेटी चंद्रिका ठाकुर थी। जवाब में उसने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया था, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं बोली थी। उस वक्त तुम्हारी वो नर्स सहेली तुम्हारे साथ थी? हाँ, यानी कि अब तुम्हारे अलावा उसे भी चंद्रिका ठाकुर की बाबत मालूम है। वो जानती है कि उसके पागल खाने में भर्ती एक पागल चंद्रिका ठाकुर नाम की एक स्त्री है जिसे एक मुद्दत से मर चुकी समझा जा रहा है। तो क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ। अलबत्ता हो तो बहुत कुछ सकता है। क्या हो सकता है? तुम्हारी नर्स सहेली इस बेशकीमती जानकारी के साथ नरोत्तम ठाकुर के पास पहुंच सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती, ज्योत्सना घबरा कर बोली। ऐसा हो जाने की सूरत में तो फिर चंद्रिका ठाकुर का भगवान ही मालिक है। वो पहले नहीं मरी तो अब मर जाएगी, और इस बार ऐसी मरेगी कि उसकी मौत में किसी तरह के शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, जैसे कि पिछली बार रह गई थी। तुम मुझे डरा रहे हो? अगर तुम मुझे पागल खाने का पता बताओ तो मैं इस बात का इंतजाम कर सकता हूँ कि वहाँ उस पर कोई आँच ना आए। जरूरत नहीं, वो निर्णायक स्वर में बोली। मुझे अपनी सहेली पर मुकम्मल विश्वास है। वो मेरे से बाहर नहीं जा सकती। नाम क्या है तुम्हारी सहेली का? शीतल शर्मा, वो हिचकिचाती हुई बोली। कहाँ रहती है? ये बताना तो पागल खाने का पता बताने जैसा ही हो गया। आखिर एक शहर में कोई 150 पागल खाने थोड़ी ही होते हैं। काफ़ी समझदार हो। बहरहाल अब अपनी कहानी मुकम्मल करो। इत्तेफाक से तुम्हारे हाथ ये जानकारी लग गई कि चंद्रिका ठाकुर प्रहलाद राय ठाकुर की संपत्ति की असली इकलौती वारिस जिंदा थी। फिर मुझे सूझा कि इस जानकारी को मैं अपने पिता के हक में इस्तेमाल कर सकती थी। इस जानकारी के जरिए मैं नरोत्तम ठाकुर को बताने पर मजबूर कर सकती थी कि उस गबन की असलियत क्या थी जिसकी एवज में मेरे पिता जेल में एड़ियां रगड़ रहे थे।
चंद्रिका के जिंदा निकल आने पर नरोत्तम ठाकुर के हाथ से न केवल प्रहलाद राय ठाकुर के विरसे की सारी दौलत निकल सकती थी, बल्कि एक भारी फ्रॉड के तहत उस दौलत का मालिक बना होने की वजह से वो गिरफ्तार भी हो सकता था। मैं जानती थी कि अपनी मौजूदा खस्ता तंदुरुस्ती और अपने मौजूदा समाजी रुतबे की रूह में नरोत्तम ठाकुर इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर मैंने कल सुबह नरोत्तम ठाकुर की कोठी पर उसे फ़ोन किया और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो वो अपनी बीमारी का रोना रो रो कर हील हुज्जत करता रहा। फिर बोला कि दोपहर बाद उसने एक ज़रूरी काम से घर से निकलना था, लिहाजा वो बड़ी हद 5 मिनट के लिए सेंट्रल पार्क में स्थित जिमखाना क्लब में, जहाँ का कि वो मेंबर था, मेरे से मिल सकता था। मुलाकात हुई। बड़े धीरज के साथ मैंने उसे सब कुछ कह सुनाया। क्या प्रतिक्रिया हुई उस पर? वही हुई जिसकी मुझे उम्मीद थी। चंद्रिका के जिंदा होने की बात पर पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया। यकीन आया तो उसके यूं छक्के छूटे कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसे वहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेकिन फिर वो संभला तो उसने एक बड़ी चमत्कारी बात मुझे बताई। क्या? वो बोला कि हाल ही में उसे भी ऐसा एक इशारा मिला था कि उस गबन के लिए मेरे पिता जिम्मेदार नहीं थे। वो गबन उसके भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल के इशारे पर हुआ था और उसको अमली जामा पहनाने वाला जो शख्स था वो था ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स का उस वक्त का कैशियर दीनानाथ चौहान। वो ठहरो जरा धीरे, बात मेरे सिर के ऊपर से गुजरी जा रही है। जरा पहले मुझे एक दो बातें तरतीब से समझने दो। अभी तुमने कहा था कि नरोत्तम ठाकुर फर्म से अलग हो गया था, यानी कि अपनी बीमारी की रूह में वो अपना हिस्सा लेकर रिटायर हो गया था, ठीक? हाँ। तब से भूषण कंसल उस फर्म का इकलौता मालिक है? नहीं, नरोत्तम ठाकुर के फर्म से अलग होने के कुछ अरसे के बाद उसने फर्म में दीनानाथ चौहान को पार्टनर बना लिया था। किसे? सुनील अचकचाकर बोला। दीनानाथ चौहान को, जो कि पहले फर्म की मुलाजमत में था, तुम्हारे पिता के नीचे कैशियर था। हाँ। ऐसा क्यों कर हुआ? क्या पता क्यों कर हुआ। भला क्यों कोई अपने मामूली मुलाजिम को अपना पार्टनर बनाएगा? क्या पता। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल की तरफ इशारा करने वाला सिलसिला मालूम होता है। वो खामोश रही। हैरानी है कि इस नई पार्टनरशिप की वजह से ही किसी की आज तक इस बात की तरफ तवज्जो नहीं गई कि गबन के केस में बेहतर दखल अंदाजी दूसरे पार्टनर भूषण कंसल की हो सकती थी। फर्म के मामूली कैशियर का फर्म का पार्टनर बन जाना किसी को ना खटका। वो शायद इसलिए था कि नई पार्टनरशिप के बावजूद फर्म का नाम पुराना ही बरकरार रहा था। मुझे भी नरोत्तम ठाकुर के बताने से ही पता लगा था कि ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स में बतौर पार्टनर उसकी जगह दीनानाथ चौहान ले चुका था। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यही हो सकता है कि एक बार केस क्लोज हो जाए तो लोगों की रुचि उसमें बाकी नहीं रह जाती, उनकी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाती है। रोज नहीं, एक से एक सनसनीखेज वारदातें होती है। कौन एक ही वारदात को याद रखता है? गबन का केस उजागर हुआ, मुजरिम को सजा हो गई, कहानी खत्म। नरोत्तम ठाकुर को कैसे मालूम था कि गबन का असली आर्किटेक्ट फर्म का असिस्टेंट कैशियर दीनानाथ चौहान था और उसने जो कुछ किया था भूषण कंसल के इशारे पर किया था? बकौल नरोत्तम ठाकुर, चौहान की हाल ही में मौत हो गई है। मरने से पहले वो नरोत्तम ठाकुर को एक चिट्ठी लिखकर मरा था जिसमें उसने साफ साफ इन बातों की तस्दीक की थी। उसी चिट्ठी के बिना पर नरोत्तम ठाकुर ने अपने भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल से सफाई मांगी थी, जिसका जवाब अभी उसे नहीं मिला था। वो कहता था कि उसने कंसल को 2 टूक लिखा था कि अगर मामले में उसने अपनी पोजीशन साफ न की तो वो समझेगा कि चौहान ने उसे जो कुछ लिखा था वो सब सच था, और फिर वो गबन के उस केस को फिर से खोला जाने की दरख्वास्त के साथ पुलिस के पास पहुंच जाएगा। कंसल से क्या जवाब मिला? कुछ भी नहीं। ठाकुर कहता है कि अभी उसे कंसल के जवाब का इंतजार है। तुम क्या कहती हो? तुम्हें उसकी बात पर यकीन आ गया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी बात पर यकीन आया तो सिर्फ इस बात पर कि वो मुझे उस फर्जी कहानी से बहलाकर वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हासिल वक्त का क्या करता वो 2 रास्ते अख्तियार कर सकता था। एक तो वो चंद्रिका को तलाश करा के उसका काम तमाम करा सकता था, दूसरे वो मेरा मुंह बंद करने की कोई जुगत भिड़ा सकता था। पहला काम कदरन टेढ़ा था और वक्त खाओ था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, और जो फटाफट काम उसने मेरे खिलाफ किया उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं यहाँ चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हूँ। गिरफ्तारी तुम्हारा मुंह कैसे बंद कर सकती है? तुम अभी भी चिल्ला चिल्ला कर असलियत बयान कर सकती हो। सुनील, अब मेरी हैसियत एक चोर सरीखी है। एक चोर की बात पर भला कौन विश्वास करेगा? एक गंभीर कलंक तो मेरे ऊपर पहले ही लगा हुआ है कि मैं एक चोर की, एक सजा काट रहे मुजरिम की बेटी हूँ। इन हालात में मैं नरोत्तम ठाकुर पर कोई इल्जाम लगाऊंगी तो यही समझा जाएगा कि क्योंकि फंस गई हूँ इसलिए खामखा एक भद्र पुरुष पर, समाज के एक आधार स्तंभ पर कीचड़ उछाल रही हूँ। खामखा उस पर बेजा इल्जाम लगा रही हूँ।
लेकिन पागलखाने में जीती जागती मौजूद चंद्रिका ठाकुर की सूरत में तुम्हारे पास अपने इल्जाम को साबित करने का जरिया है। कबूल, लेकिन उससे अब क्या साबित होगा? नरोत्तम ठाकुर का गुनाह साबित होगा उससे, जो कि उसने जिंदा चंद्रिका को मुर्दा करार देकर और यूं ही उसकी जायदाद पर काबिज होकर किया। लेकिन इससे मुझे क्या हासिल होगा? नरोत्तम ठाकुर के विरसे से बेदखल हो जाने से या जेल चले जाने से मेरे पिता तो जेल से नहीं छूट जाएंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा मिशन अपने पिता के माथे पर लगे गबन के कलंक को धोना था और उन्हें जेल से रिहाई दिलाना था। यह मिशन तभी पूरा हो सकता था जबकि ठाकुर मेरी धमकी में आ जाता और अपने अंजाम से खौफ खाकर मेरे पिता के लिए कुछ करता। वो कहता तो है कि वो ऐसा कर रहा है, मुझे एतबार नहीं। पहले तो शायद थोड़ा बहुत हो भी जाता, अब तो कतई नहीं है। मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसवाकर उसने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। वक्त ही हासिल करना चाहता था कमबख्त मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। कब्र में पांव लटकाए बैठे उस मरियल बुढ़ऊ से मुझे ऐसी तीखी पैंतरेबाजी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। किस बाबत? उस चिट्ठी की बाबत जो वो कहता है कि दीनानाथ चौहान ने अपनी मौत से पहले उसे लिखी थी। मुझे यकीन नहीं। मैं फिर कहती हूँ कि वो किस्सा उसने सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए मुझे अपने इरादों से वक्ती तौर पर बाज रखने के लिए हाथ से हाथ गढ़ लिया था। तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम सच बोल रही हो? तुमने भी तो चंद्रिका को जिंदा होने की कहानी इसे दहशत में डालने के लिए गढ़ ली हो सकती है। ज्योत्सना ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा। खैर छोड़ो, सुनील बोला, अब चोरी पर पहुंचो। चोरी की थी तुमने? हरगिज नहीं, मैं तो कल रात उसकी कोठी के करीब भी नहीं फटकी थी। और फिर चोरी का मेरे मिशन में क्या रोल था? मेरा मिशन था और है अपने पिता को बेगुनाह साबित करना और उन्हें जेल से निजात दिलाना। नरोत्तम ठाकुर के जेवरात की चोरी मेरे मिशन के लिए किस काम की थी? जेवरात तुमने भागते चोर की लंगोटी जानकर चुराए हो सकते हैं। मुमकिन है असल तलाश तुम्हें किसी और चीज की रही हो। और किस चीज की? ये तो तुम बताओ, तुम ही बताओ। मसलन दीनानाथ चौहान की उस चिट्ठी की जिसका नरोत्तम ठाकुर ने तुम्हारे सामने जिक्र किया था। सुनील, वो आहत भाव से बोली, जिस चीज के वजूद पर मुझे यकीन ही नहीं उसकी चोरी के लिए भला मैं कैसे पहुंच जाती? शायद बाद में यकीन आ गया हो। ये तो मानती हो ना कि अगर ऐसी कोई चिट्ठी होती तो वो अपने आप में तुम्हारे पिता की बेगुनाही का सबूत होती। लेकिन इतने बड़े घर में घर वालों की मौजूदगी में मैं एक चिट्ठी कैसे तलाश कर सकती थी? उसके लिए सारे घर की तलाशी जरूरी नहीं थी। अपने आप को नरोत्तम ठाकुर की जगह रखकर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि उस चिट्ठी को घर में कहीं रखने के लिए माकूल जगह दो ही थी, एक उसका बेडरूम और दूसरी उसकी स्टडी। अच्छा, यानी कि स्टडी में मुझे चिट्ठी नहीं मिली तो मैं वहां से जेवर चुरा लाई। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मौका वारदात पर कैसे पहुंच गया? सुनील, जब से मुझे पुलिस से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की नरोत्तम ठाकुर की स्टडी से बरामदी की खबर लगी है, तब से ही मैं इस बाबत सोच रही हूँ और बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जरूर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नरोत्तम ठाकुर ने तब मेरे हैंडबैग से चुरा लिया था जबकि कल मैं उसकी क्लब में उससे मिली थी। तुम्हारी आंखों के सामने? एक तरह से मेरी आंखों के सामने ही। वो क्या है कि जब मैं वहां क्लब में उसके पास जाकर बैठी थी तो मैंने अपना हैंडबैग मेज पर रखकर उसमें से रुमाल निकाला था। फिर कुछ क्षण बाद उसे मेरा ही हाथ लगा था और वो मेज से नीचे जा गिरा था। हैंडबैग का मुंह क्योंकि खुला था इसलिए उसमें से कुछ चीजें जैसे लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, एक बॉल पॉइंट पेन वगैरह बाहर बिखर गई थी। फिर जब मैंने हैंडबैग उठाया था तो बाहर बिखरी कई चीजें मुझे नरोत्तम ठाकुर ने उठा कर दी थी। यानी कि तभी तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी हैंडबैग से बाहर गिरा था, जिसे उठाकर लौटाने की जगह उसने अपने पास रख लिया था। ऐसा तो शायद ना हुआ हो, वो सोचती हुई बोली, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का वो इस्तेमाल जो उसने बाद में किया उसे मेरी बात सुनने से भी पहले सूझ गया हो। ऐसा हुआ होना मुमकिन नहीं लगता। मैं भी एन यही कहना चाहता था। सुनील एक क्षण टिका और फिर बोला, यानी कि तुम्हारे वहां से रुखसत हो जाने के बाद उसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मेज के नीचे कहीं पड़ा दिखाई दिया था, जो कि उसने उठाकर अपने पास रख लिया था। हाँ, फिर बाद में उस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए उसे तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाना सूझा। जाहिर है उससे वार्तालाप का तो कोई तसल्ली बख्श नतीजा निकला नहीं था। तब तो मैं उसे ये कहकर कि कोई फैसला करने के लिए मैं उसे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकती थी, मैं उसकी क्लब में से चली आई थी। यानी कि 24 घंटे की मोहलत खत्म होने से पहले ही उसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। हाँ, वो रुआं से स्वर में बोली, देखो तो कमीने को, जो हरकत उसने मेरे पिता के साथ की वही मेरे साथ भी दोहरा दी। ज्योत्सना, ऐसे कई गवाह मौजूद है जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से चोर को मौका वारदात से भागते देखा था। इस बाबत तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ऐसा कोई चोर वहां था तो वो मैं नहीं थी। यानी कि चोर कोई और था। अगर था तो यकीनन कोई और था। यानी कि चोरी की कहानी सच्ची है।
उसमें कोई झूठ है तो ये है कि वो चोर तुम नहीं थी। ठाकुर के घर में चोर घुसा, चोर भाग गया तो उसे अपने पास मौजूद तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस का ख्याल आया और फिर उसने उस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए तुम्हें वो चोर स्थापित कर दिया। मुमकिन है। चोरी किस वक्त हुई बताते हैं? शाम को 5 बजे के करीब। उस वक्त तुम कहाँ थी? अपने हॉस्टल के कमरे में सोई पड़ी थी। शाम 5 बजे? दिन भर की दौड़ धूप के बाद घर आकर 3 बजे सोई थी, 6 बजे नींद खुली। आजकल कोई कामकाज नहीं कर रही हो? कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस में। लेकिन आजकल मैं क्योंकि नरोत्तम ठाकुर से 2-4 होना चाहती थी, इसलिए मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली हुई थी। तुम साबित कर सकती हो कि कल शाम चोरी के वक्त के आसपास तुम अपने हॉस्टल के कमरे में सोई पड़ी थी? कैसे साबित कर सकती हूँ? मुझे क्या सपना आना था कि पिछली शाम अपने कमरे में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए मुझे किसी गवाह की ज़रूरत पड़ने वाली थी? यानी कि नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। दैट्स टू बैड। खैर, कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहती हो? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर मेरी सुनो। तुम्हारे खिलाफ कोई खास मजबूत केस नहीं है। कोई भी दाना वकील बड़ी आसानी से इसकी धज्जियां उड़ा सकता है। तुम संदेह लाभ पाकर छूट सकती हो, लेकिन जब तक वो नौबत आएगी तब तक तुम्हारा काफ़ी सारा वक्त हवालात में गुजर चुका होगा और तुम्हारी अच्छी खासी बदनामी हो चुकी होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो नरोत्तम ठाकुर की मंशा तुम पर दबाव डालने की ही होगी। तुम्हें चंद्रिका की बाबत अपनी जुबान बंद रखने के लिए मजबूर करने की ही होगी। इस लिहाज से वो आता ही होगा तुम्हारे पास, तुम्हें तुम्हारे अंजाम से खौफजदा करने के लिए और फिर अपनी बात मनवाने के लिए। तुम उसकी बात मानना कबूल कर लोगी तो वो यकीनन तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज नहीं कराएगा। यूँ तुम अपनी मौजूदा दुश्वारी से निजात पा जाओगी। लेकिन तब लोगों को और भी यकीन आ जाएगा कि हकीकतन चोर तुम ही हो, जिस पर कि एक धनवान व्यक्ति ने मेहरबान होकर कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी इज्जत और मान सम्मान का यूं पुलंदा बंधवाना तुम्हें मंजूर हो तो तुम्हारे यहाँ से आज़ाद होना महज वक्त की बात होगी। उतने वक्त की जितना कि नरोत्तम ठाकुर को यहाँ पहुँचकर तुमसे बात करने के लिए दरकार होगा। अगर मुझे ठाकुर के रहम करम की भीख नामंजूर हो तो हो सकता है कि तुम्हारी रिहाई में वक्त लग जाए। वैसे मैं तो कोशिश करूँगा ही कि ऐसा ना हो। तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं नरोत्तम ठाकुर से ही बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ आने वाला है। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं जाके पता करता हूँ उसका। उसने सहमति में सिर हिलाया। सुनील वापस प्रभुदयाल के कमरे में पहुंचा। प्रभुदयाल वहाँ नहीं था। इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? उसने कमरे से बाहर बैठे हवलदार से पूछा। कहीं काम से गए हैं, जवाब मिला। अभी लौट आएंगे। मुगल बाग से एक नरोत्तम ठाकुर यहाँ आने वाले थे। आए? अभी नहीं। सुनील वहाँ से हटकर नीचे लॉबी में पहुंचा, जहाँ एक कतार में कई पब्लिक टेलीफोन मौजूद थे। वो एक बूथ में घुस गया और फिर वहाँ से उसने यूथ क्लब का नंबर डायल किया। सुनील बोल रहा हूँ। रमाकांत लाइन पर आया तो वो बोला, गुड मॉर्निंग। प्यारे हो? रमाकांत का भुनभुनाता स्वर सुनाई दिया। मॉर्निंग में गुड मत हुआ करो, 100 बार समझाया है। क्या हो गया? जैसे जानता नहीं। सुबह सवेरे सोते से जगा दिया और पूछता है क्या हुआ। रमाकांत, 11 बजने को है। सुबह सवेरे जगा दिया। अब जागी गए हो तो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? एक काम है जो फटाफट करवाना है। नकदों वाला? बिना नकदों वाला। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारे यार का फिर भी फ़ायदा है। यार का फ़ायदा है तो करा देते हैं यार का फ़ायदा। बोल भाई, यारा दिलदारा क्या चाहता है? पागल खाने से एक औरत को तलाश करना है। उम्र होगी कोई 45-46 साल। नाम चंद्रिका ठाकुर। बाप का नाम प्रहलाद राय ठाकुर। माँ का नाम लज्जा रानी ठाकुर। लेकिन दोनों मुद्दत हुई मर चुके हैं। पागल खाने का पता? मालूम नहीं। होगा तो लोकल ही? ज़रूरी नहीं। जीता रहे, यानी कि चीन, जापान, अमेरिका तक के पागल खानों की छाक छानने का नुक्ता बता रहा है सवेरे सवेरे। नहीं नहीं, अरे क्या पहेलियाँ बुझा रहा है? एक ही बार में क्यों नहीं बोलता सब कुछ? ज्योत्सना जोशी नाम की एक नौजवान लड़की जो कि धर्मपुरे में स्थित एक वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और जो मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस में काम करती है। परसों शाम को पागल खाने में वहाँ काम करती शीतल शर्मा नाम की एक नर्स की मौजूदगी में, जो कि ज्योत्सना की सहेली है, चंद्रिका ठाकुर से मिली थी। अगर ज्योत्सना परसों दफ्तर में सारा दिन नौकरी कर चुकने के बाद पागल खाने गई थी और रात को वापस अपने हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी तो वो पागल खाना उन दोनों जगह से कोई ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। ये की ना मतलब की बात। समझो, काम बन गया मोतिया वाले हो। और बोलो। फिलहाल बस, यानी कि बाद में बोलेगा? हाँ ठीक है, मर्जी तेरी। फिलहाल नमस्ते। जिंदा रहे बढ़िया उम्रा। सुनील ने संबंध विच्छेद किया और ब्लास्ट के ऑफिस में अपने सहायक रिपोर्टर अर्जुन को फ़ोन किया। मुगल बाग जाना है।
अर्जुन लाइन पर आया तो सुनील बोला, फौरन। नरोत्तम ठाकुर की कोठी पर, जो कि कभी ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स नामक फर्म में पार्टनर था। मकबूल हस्ती है, पते के बिना भी कोठी तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोठी में तलाश कर लूंगा गुरुजी। अर्जुन अपने स्वभाव सुलभ जोश में बोला, आप काम बोलो। काम दो है। एक तो कोठी के तमाम बाशिंदों की बाबत, घर के बंदों और नौकर चाकरों समेत मुकम्मल जानकारी हासिल करनी है। दूसरे, कल शाम वहाँ कोई चोर घुसा बताते हैं। मालूम ये करना है कि उस वारदात के दौरान वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे और उनका उस कथित चोर की बाबत क्या कहना है। कर लोगे दोनों काम? क्यों नहीं कर लूँगा, बिल्कुल कर लूँगा। आखिर शागिर्द किसका हूँ? शाबाश। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडल पर टांगा और प्रभुदयाल के कमरे में वापस लौटा। प्रभुदयाल तो तब भी वहाँ नहीं था, लेकिन इस बार उसे वहाँ एक गोरी रंगत और सुरमई बालों वाला दुबला लंबा व्यक्ति एक विजिटर चेयर्स पर बैठा दिखाई दिया। वो एक शानदार सूट पहने था। दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों में कीमती जवाहरात से जड़ी अंगूठियां पहने था और वो अपने दोनों हाथ एक चांदी की मूठ वाली छड़ी पर टिकाए विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा था। सुनील उसके करीब पहुंचा। नमस्ते जनाब। वो अपने चेहरे पर गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। उस शख्स ने एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। आप नरोत्तम ठाकुर हैं? कैसे जाना? वो तनिक सक पकाकर बोला। अभी कहाँ जाना है, अभी तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। अब मेरा अंदाज़ा सही है या गलत, वो तो आपके जवाब पर निर्भर करता है। अंदाज़ा भी कैसे लगाया? मेरे माथे पर मेरा नाम लिखा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो बात नहीं तो क्या बात है? वो क्या है कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, जिसके कमरे में कि इस वक्त आप बैठे हैं, मेरा दोस्त है और उसी ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि नरोत्तम ठाकुर यहाँ आने वाले थे। अब क्योंकि जो साहब आए हैं वो आप हैं, इसलिए सोचा कि आप ही होंगे नरोत्तम ठाकुर। मेरा इनाम नरोत्तम ठाकुर है। क्या चाहते हो? आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। किस बाबत? इजाज़त हो तो बैठ के बताऊँ? बैठो भाई। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बैठने या खड़ा रहने से रोकने वाला? ये मेरा दफ्तर थोड़ी ही है। ऊपर से जिसका दफ्तर है वो तुम्हारा दोस्त है। नो? यस। सुनील उसके पहलू में एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। उसने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और बोला, सिगरेट पियेंगे आप? नहीं भाई, जवाब मिला। तुम भी ना पियो तो मेहरबानी होगी। मुझे दिल की बीमारी है, थोड़ी दमे की भी शिकायत है। बंद जगह में सिगरेट का धुआं भी मेरे लिए सांसद बन जाता है। ओह, आई एम सॉरी सर। सुनील ने पैकेट वापस जेब में रख लिया। फिर उसने अपनी जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे ठाकुर के सामने मेज पर रखता हुआ बोला, बंदे को सुनील कहते हैं। सुनील कुमार चक्रवर्ती, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर होता हूँ। ये मेरा कार्ड है। ठाकुर ने अनमने भाव से कार्ड मेज पर से उठाया और उसे अपनी उंगलियों से उलटने पलटने लगा। क्या चाहते हो? फिर वो बोला। आपसे चंद सवाल करना चाहता था। सुनील बोला। किस बाबत? कल शाम आपके दौलत खाने पर हुई चोरी की बाबत। वो हड़बड़ाया। उसने बड़े संदिग्ध भाव से सुनील की तरफ देखा और बोला, तुम्हें कैसे खबर है चोरी की? खबरों की खबर रखना ही तो मेरा कारोबार है बंदा नवाज। सीधा जवाब दो। वो रौब से बोला। कैसे खबर है? चोर ने बताया। चोर को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर ने बताया। अब तस्दीक आप कर दीजिए। मैं उस बाबत कोई बात नहीं करना चाहता। ये नजरे इनायत खास मुझ पर है या मुकम्मल प्रेस पर है? ठाकुर सोचने लगा। लगता है, सुनील बोला, आपको एहसास हो रहा है कि आजकल पुलिस से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन प्रेस वालों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। फिर प्रेस वालों से साफ गोई से ना पेश आने के नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि कभी कुछ उल्टा सीधा छप जाता है तो उसका खंडन करना मुश्किल हो जाता है। जो असुविधा होती है वो अलग। तुम तो मुझे धमकाते मालूम हो रहे हो। नेवर सर, धमकाना तो गुंडे बदमाशों का काम होता है। मैं तो प्रेस रिपोर्टर हूँ, एक नेशनल डेली का, ब्लास्ट का। क्या सवाल करना चाहते हो चोरी की बाबत? पहला सवाल तो यही है कि क्या आप ये महसूस नहीं करते कि जो शख्स 4 लाख रुपए का माल चुरा सकता है वो एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस भी चुरा सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या ये नहीं हो सकता कि चोर ने पहले ज्योत्सना जोशी का ड्राइविंग लाइसेंस चुराया हो, फिर आपके घर चोरी की हो और वह ज्योत्सना का ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ मौका वारदात पर प्लांट कर गया हो? काहे को? वजह कोई भी हो सकती है। मेरा सवाल यह है कि ऐसा हो सकता है या नहीं? होने को क्या नहीं हो सकता? ठाकुर लापरवाही से बोला। यानी कि हो सकता है? नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। वो खामोश रहा। तो सुनील फिर बोला, जो जेवरात चोरी गए वो 4 लाख रुपए की कीमत के थे? हाँ, ठाकुर बोला। वो तमाम के तमाम जेवरात थे या कुल जेवरात का एक हिस्सा थे? हिस्सा थे। चोर, जो कि अब हमें मालूम है कि ज्योत्सना जोशी थी, मेरी स्टडी में लगी टेबल की दराज में मौजूद जेवरात के डब्बे में से जेवर निकाल कर अभी अपने हैंडबैग में भरी रही थी
कि उसे एकाएक वहां से भागना पड़ गया था। इसलिए जितने जेवर वो तब तक हैंडबैग में ट्रांसफर कर चुकी थी वो उन्हीं को लेकर भाग खड़ी हुई थी। डिब्बे में मौजूद जेवरात की टोटल वैल्यू क्या रही होगी? 10 लाख रुपए। इतना कीमती माल आप अपनी स्टडी की टेबल की दराज में रखते हैं? हमेशा नहीं रखता। वो क्या है कि वो जेवरात का डिब्बा मैं उसी रोज अपने बैंक के लॉकर से निकाल कर लाया था और मैंने उसे महज वक्ती तौर पर उस दराज में रख दिया था। अब मुझे क्या पता था कि वो डिब्बा मेरे वहां रखते ही घर में चोर घुस आने वाला था। चोर को भी क्या पता था? क्या मतलब? चोर को भी क्या पता था कि उस रात घर में 10 लाख रुपए के जेवरात मौजूद थे और वो कहाँ पाए जाते थे? ये क्या बात हुई भाई? जब चोर चोरी करने आता है तो घर की ढेरों जगह टटोलने की नीयत से आता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसने पहले स्टडी में ही कदम रखा और वहीं जैसे उसकी लॉटरी निकल आई। आपका दौलत खाना क्या रेलवे प्लेटफॉर्म की तर्ज पर बना हुआ है? क्या मतलब? जहाँ की जो जी चाहे मुंह उठाए चला आता है और किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। जैसी सहूलियत से शाम भी ढली होने से पहले आप अपने घर में चोर घुसा बताते हैं, ऐसे तो कहीं सशस्त्र डकैत नहीं घुस पाते। फिर आपकी स्टडी तो आपके दौलत खाने के बरामदे में ही तो होगी नहीं, वो ड्राइंग रूम के पीछे इमारत के पिछवाड़े में है। चोर घर में इतना गहरा घुस आया और किसी के कान पर जू ना रेंगी, ये क्या कोई यकीन में आने वाली बात है? सच तो सच ही है, अब ये यकीन में आए या ना आए। बरखुरदार, बहुत सच ऐसे होते हैं जो एक बार की यकीन में नहीं आते। जरूर उन्हीं को मद्देनजर रखकर फिरंगियों ने कहा होगा कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ठाकुर ने लापरवाही से कंधे झटकाए। डिब्बे में मौजूद जेवरात कुल जमा कितने नंग थे? सुनील ने नया सवाल किया। कोई अंदाजा नहीं इस वक्त मुझे। जो चोरी चले गए वो कितने नंग थे? कह नहीं सकता। आपको हर जेवर की अलग अलग कीमत तो मालूम होगी। कैसे मालूम होगी? वो जेवर तो कई सालों में एक एक दो दो करके खरीदे गए थे। बाजार में रोज सोने का भाव बदलता है, यूँ हमेशा हर नंग की कीमत का अंदाजा भला कैसे रखा जा सकता है? एग्जैक्टली, सच पूछिए तो मैं भी यही कहना चाहता था। लेकिन जनाब, आपने चोरी गए माल की एक निश्चित कीमत निर्धारित की है, 4 लाख रुपए। जब आपको ये नहीं मालूम कि गिनती में कितने जेवर चोरी गए, जब आपको ये नहीं मालूम कि इंडिविजुअल आइटम की इंडिविजुअल प्राइस क्या थी, तो आपने कैसे जान लिया कि चोरी गए माल की कीमत 4 लाख रुपए थी? भाई, वो हड़बड़ाया। ऐसे मैंने अंदाजन कहा है। आई सी, यानी कि आपका अंदाजा है कि चोरी गया माल 4 लाख का था? हाँ, जबकि वो 3 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, ये तो 5 लाख का भी हो सकता है, 6 लाख का भी हो सकता है। आपने चोरी गए जेवरात की लिस्ट बनाई? नहीं। बनाने की कोशिश की? अभी नहीं। इरादा है? जरूरत क्या है भाई? ठाकुर झुंझलाया। जरूरत तो है। जब आप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो यकीनन आपसे उस सामान की लिस्ट मांगी जाएगी जो चोरी गया है। वो लिस्ट मैं बाद में भी दे सकता हूँ। वो लिस्ट इस वक्त अहम नहीं है। इस वक्त अहम ये बात है कि चोरी हुई है और चोर गिरफ्तार है। चोरी हुई है? व्हाट नॉनसेंस! ठाकुर भड़का। और क्या मैं पागल हूं जो यहां मौजूद हूं? जेवरात का बीमा था, उसका चोरी से क्या रिश्ता है? भारी रिश्ता है जनाब। आपका नुकसान हुआ है। जब चोरी गए माल का बीमा था तो क्या आप अपने नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी से नहीं करेंगे? वो जुदा मसला है। जुदा मसला नहीं है, सुनील जिद भरे स्वर में बोला। सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए। आप जब केस की एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आपको, अभी या बाद में, वैसे मेरे ख्याल से तो अभी, ये बताना पड़ेगा कि आपका क्या माल चोरी गया था और आपने चोरी गए माल की क्या कीमत आंकी थी। जब यूं एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उस एफआईआर की बिना पर आप सहज ही अपनी बीमा कंपनी से क्लेम हासिल कर सकेंगे। आपने ऐसा कोई क्लेम हासिल कर लिया और बाद में ये बात उजागर हुई कि असल में चोरी तो कुछ गया ही नहीं था, तो फिर बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में आप जेल में होंगे जनाब। तब सुनील को साफ साफ ठाकुर के चेहरे पर रंग उड़ता दिखाई दिया। मेरा, वो हकला ऐसा बोला, ऐसा कोई क्लेम करने का कोई इरादा नहीं। क्यों भला? 4 लाख की रकम की आप कोई अहमियत नहीं मानते? मेरा मतलब है मेरा नुकसान शायद इतनी बड़ी रकम का ना हुआ हो। आई सी, मैंने बहुत सरसरी तौर पर जेवरात के डिब्बे का मुआयना किया था। मुमकिन है मेरा अंदाजा गलत हो। मुमकिन है उतने जेवर ना चोरी गए हों जितने की मैं समझ रहा हूँ। ये हो सकता है, सुनील नकली सहानुभूति दिखाता हुआ बोला। खास तौर से तब जबकि आपको मालूम भी नहीं कि डिब्बे में गिनती में कितने जेवर थे और कितने बाकी हैं। बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। वही तो। लेकिन आपको मालूम हो या ना हो, बीमा कंपनी को मालूम है कि वो जेवर गिनती में कितने थे और हर जेवर की अलग अलग कीमत क्या थी। बीमा होने से पहले ऐसी इन्वेंट्री जरूरी होती है जनाब। आप अपने माल से अलगर्ज हो सकते हैं, बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से अलगर्ज नहीं हो सकती। वो अपनी लिस्ट लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे
और पूछेंगे आपसे कि उस लिस्ट की कौन कौन सी आइटम चोरी चली गई है। भाई ऐसा तो वे तब करेंगे ना जब मैं क्लेम करूंगा। आपका क्लेम ना करना अपने में सबूत होगा कि हकीकतन कुछ चोरी नहीं गया, बल्कि कोई चोरी ही नहीं हुई। किसी चोर के आपके घर में घुसे होने की बात एकदम फर्जी है। क्या बकते हो? ठाकुर आवेश भरे स्वर में बोला। कम से कम आधी दर्जन लोगों ने चोर को स्टडी की खिड़की फांदकर फरार होते देखा था। तुम्हारा क्या मतलब है? सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने चोर की सूरत नहीं देखी थी। किसी को यह मालूम नहीं था कि चोर कौन था। तब मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जब मौका वारदात से चोर का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था तो चोर की खुद ब खुद शिनाख्त हो गई थी। वो ड्राइविंग लाइसेंस वहां प्लांट किया गया हो सकता है। किसने किया होगा ऐसा? उसी ने जिसको ज्योत्सना जोशी की गिरफ्तारी में अपना कोई जाती फायदा दिखाई देता होगा। मसलन कौन? मसलन आप ही। क्या बकते हो? ज्योत्सना को यूं गिरफ्तार करा के मुझे क्या फायदा है? फायदा क्या? आपको मालूम है हम इस वक्त यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं और कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। उस फायदे का यहाँ जिक्र करना मुनासिब ना होगा। वैसे भी अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। अक्लमंद तो है ना आप? ठाकुर ने घूर कर उसे देखा। सुनील ने उसके घूरने की परवाह न की। एक बात ध्यान में रखिएगा ठाकुर साहब, सुनील शुष्क स्वर में बोला। झूठ का जाल बहुत कमजोर होता है। झूठ की जीत बहुत वक्ती होती है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत बहुत जल्द धराशायी होती है। आखिरकार तो सच का ही जादू है जो सिर पर चढ़ के बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बीमा कंपनी को धोखा देकर रुपया कमाना चाहता हूं? नहीं, ये नहीं कहना चाहता मैं। आप रईस आदमी हैं। 4 लाख रुपए की आपके लिए कोई अहमियत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस क्षण आपने 4 लाख के जेवरों की चोरी की FIR दर्ज कराई, उसी क्षण से आप भी वैसे ही कटघरे में खड़े होंगे जैसे कि चोर खड़ा होगा। आप बीमा कंपनी में क्लेम करेंगे तो वो फ्रॉड होगा, जिसे कि बीमा कंपनी के अपने दक्ष इन्वेस्टिगेटर भी उजागर कर सकते हैं। क्लेम नहीं करेंगे तो ये बात इस हद तक ज्योत्सना के हक में जाएगी कि केस डिसमिस भी हो सकता है। फिर जब वो आप पर मानहानि का मुकदमा करेगी। मानहानि का मुकदमा? ठाकुर घबरा कर बोला। जो कि काफी मोटी रकम के लिए होगा, क्योंकि आप काफी मोटे सेठ हैं और आप समाज के कितने भी बड़े आधार स्तंभ क्यों न हो, एक नौजवान कुमारी कन्या के चरित्र के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए अदालत में आपको बख्शा नहीं जाएगा जनाब। वो लड़की मुझ पर मुकदमा करेगी? क्यों नहीं करेगी? आप क्या आसमान से उतरे हैं? आप क्या उसके सगे वाले हैं? है भी तो जिसके चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाकर जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का आप सर्वनाश करेंगे, वो आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। ये सब जाल है, मुझे डराने की कोशिश है। आप ना डरिए। क्यों डरते हैं आप? मेरे पास चश्मदीद गवाह है। मानहानि के सामूहिक मुकदमे में उनको भी लपेटा जाएगा। फिर देख लीजिएगा, सबके सब आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। तुम चाहते क्या हो? मैंने क्या चाहना है जनाब? मैं तो एक स्टोरी का तलबगार था जो कि मुझे मिल गई। क्या मतलब? मेरा परिचय भूल गए मालूम होते हैं आप। मैं प्रेस रिपोर्टर हूं जनाब। मैं ऐसे अखबार का मुलाजिम हूं जो हमेशा मजलूम का, अंडरडॉग का साथ देता है। कल के ब्लास्ट के फ्रंट पेज पर इस चोरी की बाबत जो रिपोर्ट छपेगी, उसकी सुर्खी ये होगी, ज्योत्सना बेगुनाह है। अजीब आदमी हो भाई तुम कौन? मैं खामखा। तुम खामखा किसी के फट्टे में टांग अड़ाओगे तो टांग टुड़ा बैठोगे अपनी। जब मंसूबा बाबर के जुल्म को हाईलाइट करने का हो तो टांग की सलामती की परवाह नहीं की जाती। फिर आप इस नाचीज की टांग की खसूसियात से वाकिफ भी तो नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये, सुनील ने अपनी टांग ठाकुर के सामने फैलाई। जापानी टांग है ये, मुड़ तुड़ के फिर सालम हो जाती है, झोल झाल खा के फिर सीधी हो जाती है। इसकी टूट फूट की 7 साल की गारंटी है और ये ऐसे ऐसे ठिकानों में अड़कर सलामत निकल चुकी है जहाँ टांग का क्या, सालम बंदे का पता नहीं चलता हो। अजीब आदमी हो आप। मुझे छोड़िए, जो मैं कह रहा हूं उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। एकाएक सुनील का स्वर बेहद धीमा हो गया। और कोई जानता हो या ना हो, आप खूब जानते हैं कि आपने चोरी की कहानी क्यों गढ़ी है। बकौल आपके मेरी टांग आपके फट्टे में ना अड़ी होती तो शायद आपकी मनमानी चल भी जाती। हकीकत यह है कि आपके घर से कोई जेवर चोरी नहीं गया है, लेकिन चोर जिसे कई लोगों ने, मुझे उस चोर से कुछ लेना देना नहीं। चोर भले ही रोज आपके घर में आए, लेकिन वो चोर ज्योत्सना नहीं थी। उस चोर की अपने घर आमद को आपने ज्योत्सना पर दबाव का जरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस किसी तरह से आपके हाथ तब लग गया था जब कल वो जिमखाना क्लब में आपसे मिली थी। इन तमाम वाकयात का सामूहिक नतीजा ये है कि ज्योत्सना हिरासत में है और आपकी निगाह में अब आपके रहम करम की मोहताज है। यानी कि आप समझते हैं कि आप अब उसे बाकायदा मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी पागल बहन चंद्रिका ठाकुर की बाबत एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर ना लाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले होता तो होता, लेकिन अब सुनील भाई मुल्तानी के इस तस्वीर में आप फिट होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
लड़की आज ही जमानत पर छूट जाएगी और उसकी तरफ से आज ही आप पर मानहानि का मुकदमा दायर हो जाएगा। फिर आगे आगे जो होगा उसका विस्तृत वर्णन मैं अभी आपके सामने सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका दिल कमज़ोर है और दमे की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इतना कहना फिर भी ज़रूरी है कि जो ही आप लड़की के खिलाफ चोरी की झूठी रिपोर्ट तहरीरी तौर पर दर्ज कराएंगे, कर्टसी सुनील भाई मुल्तानी, आपकी बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि आपसे पहले आपके दौलत खाने पर पहुंचा होगा, जो आपके वहां पहुंचने पर यह जिद करेगा कि आप उसी क्षण उसके सामने अपने जेवरों के डिब्बे की पड़ताल करें और तस्दीक करें कि कौन से जेवर चोरी हो गए थे और कौन से पीछे डिब्बे में बाकी थे। मेरा दावा है कि उस पड़ताल का जो नतीजा होगा वो ये होगा कि आपका एक भी जेवर उस डिब्बे में से गायब नहीं पाया जाएगा। आपकी सूरत बता रही है कि आपको खुद तो इतना भी करना नहीं सूझा था या ज़रूरी नहीं लगा था कि यहाँ आने से पहले आप खुद ही उस डिब्बे में से चंद जेवरात निकालकर कहीं और छुपा आते। बहरहाल खाका मैंने खींच दिया है जनाब। अब आगे ये आपकी मर्जी है कि आप उसमें झूठ और फरेब के शोक रंग भरना चाहते हैं या सच्चाई के इकलौते सफ़ेद रंग से वो खाका मिटा देना चाहते हैं। इसके साथ ही आज ये न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। सुनील उठ खड़ा हुआ। ठाकुर भौचक्का सा उसे देखता रहा। मैंने फिर उसके मुंह से निकला, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, सुनील बोला। 1 मिनट बैठो। जो हुक्म। सुनील वापस कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम चाहते हो कि? तभी प्रभुदयाल ने कमरे में कदम रखा। ठाकुर खामोश हो गया। प्रभुदयाल लंबे डग भरता हुआ अपनी सीट पर पहुंचा और फिर चिकने चुपड़े स्वर में बोला, वेलकम वेलकम सर। मुझे अफसोस है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ गया और आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, ठाकुर सहज स्वर में बोला। यह नौजवान मुझे अच्छी कंपनी दे रहा था। आप इसे जानते हैं? अब जानता हूं। नाइस यंग मैन, शार्प लाइक अ रेजर्स एज। हिज विट एंड विजडम इज बियॉन्ड हिज टेंडर ईयर्स। आई एम श्योर ही विल गो फॉर इन हिज लाइफ। प्रभुदयाल ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, भाई मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। सुनीलियन पुड़िया, सुनील बोला। बहुत थोड़ी देर में भी असर कर जाती है। प्रभुदयाल कुछ क्षण असमंजसपूर्ण भाव से सुनील की ओर देखता रहा और फिर ठाकुर की ओर आकर्षित हुआ। ठाकुर साहब, वो बोला, तो फिर मैं उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का इंतजाम करूं? जरूरत नहीं, ठाकुर धीरे से बोला। जी? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। वो क्या है कि वो जेवरों का जो डिब्बा था उसमें मेरी इक्की दुक्की अंगूठी और टाइपिन को छोड़कर सब जनाना जेवर थे। चोर के फरार हो जाने के बाद जब मैंने जेवरों के डिब्बे में झांका था तो पहली निगाह में मुझे वो बहुत खाली खाली लगा था और मैं कूदकर इस गलत नतीजे पर पहुंच गया था कि काफ़ी सारे जेवर चोरी चले गए थे। आज सुबह यहाँ आने से पहले जब मैंने अपनी बीवी और बेटी को उन जेवरों की पड़ताल करने को कहा तो उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम जेवर डिब्बे में मौजूद थे, यानी कि कुछ भी चोरी नहीं गया है। अब मौजूदा हालात में लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना उसके साथ भारी नाइंसाफ़ी होगी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन प्रभुदयाल हक बकाया सा बोला, वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो मौका वारदात से बरामद हुआ था उसे वो ज़रूर परसों वहाँ गिराई होगी जबकि वो हमारे यहाँ आई थी। यानी कि आप उससे पहले से वाकिफ़ हैं? क्यों ना हो साहब, आखिर वो उस शख्स की बेटी है जो कभी हमारे फर्म में चीफ कैशियर था। वो कौन हुआ? विश्वनाथ जोशी, वो शख्स जिसने गबन किया था, जो आज भी जेल में है। बदकिस्मती से ये ज्योत्सना जोशी उस शख्स की बेटी है, चोर की बेटी है। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि चोर की बेटी चोर नहीं है? हाँ, वो चोर नहीं। मैं ही कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वो चोर थी। मैं शर्मिंदा हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली रात आपकी कोठी में कोई चोर नहीं घुसा था? चोर तो घुसा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो चोर ज्योत्सना जोशी नहीं थी। तो फिर वो चोर कौन था? ये तहकीकात का मुद्दा है। कमाल है, कल रात तो आप उस लड़की के इतने खिलाफ थे और अब आप उसके हक में एक से एक फैंसी बात कह रहे हैं। कल मैं बहुत एक्साइटेड था, जो कि अब आप नहीं हैं। जी हाँ, ठंडे दिमाग से सोचने पर ही मुझे जेवरात की इन्वेंट्री लेना सूझा। मुझे ज्योत्सना की परसों की अपने यहाँ की विजिट याद आई और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी वजह से लड़की के साथ बहुत ज्यादती हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं FIR दर्ज कराने नहीं, उसको रिहा कराने यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। रिहा तो वो हो ही जाएगी, प्रभुदयाल अप्रसन्न स्वर से बोला। लेकिन रिहा होने के बाद अगर उसने आपके खिलाफ फॉल्स अरेस्ट का काउंटर केस दर्ज कराने की कोशिश की तो आप समझते हैं ना कि हमें वो दर्ज करना पड़ेगा। समझता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगी। फिर भी उसने ऐसा किया तो देखा जाएगा। आई विल फेस माई कॉन्सिक्वेंसेस। कमाल है, प्रभुदयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, एक बात और बताइए। वो भी पूछिए।
आपके इस एकाएक हुए हृदय परिवर्तन के पीछे हमारे निहायत खुराफाती रिपोर्टर साहब का तो कोई हाथ नहीं? नहीं, कतई नहीं। ठाकुर पूरे इत्मीनान से बोला। हमारे बीच उस केस का तो जिक्र तक नहीं आया था। तो क्या? प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तमाम अरसा मौसम संबंधी बातें हो रही थी। जी हाँ। प्रभुदयाल खामोश हो गया। तो फिर? ठाकुर अर्थपूर्ण स्वर में बोला। वो लड़की? जी हाँ, जी हाँ। प्रभुदयाल ने घंटी बजाकर अपने हवलदार को तलब किया और उसे आदेश दिया, ज्योत्सना जोशी को रिहा कर दो। सुनील ने चैन की लंबी सांस ली। तो दोस्तों, ये था गोली और जहर नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।